अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम ENG 511 का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करेंगे। 11 टू 15, ठीक है। तो इसमें मैं जो है वो आप लोगों के साथ शॉर्ट लेक्चर भी डिस्कस करूँगी, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों के ज़रा क्लियर हो जाए, और नोट्स शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 10 तक डिस्कस किया था, तो आज जो है वो हम 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है वो अब इसकी समझ आ रही होगी, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत आसान बुक है, आपको जस्ट इसके ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत होती है। बाकी ये जो मेजर जो टॉपिक्स हैं ना, ये आपके फाइल्स में भी यही होते हैं और यही आते हैं पेपर में। इसके MCQ सारे के सारे आपके फाइल से आते हैं। बस क्वेश्चन ज़रा इस तरह से हो जाता है कि थोड़े से कंसेप्चुअल टाइप हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि इसी फाइल में से आपकी जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए लेसन नंबर 11 है, राइट अ नोट ऑन प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है किसी भी सेंटेंस की? तो प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्योरी फर्स्ट डेवलप्ड इन 1973 बाय डॉक्टर जीनोन। डॉक्टर जीनोन ने जो है वो फर्स्ट इसे डेवलप किया था 1973 में। ये आप लोगों को MCQs भी आ जाता होता है, ठीक है। डेट मेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नॉट बाय मेंटल इमेजेस ऑफ द सीन। अब इसने कहा था कि जो सेंटेंसेस के दरमियान हम जो रिलेशनशिप शो करते करते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स के दरमियान सेंटेंसेस में जो होते हैं, तो उस वो हम जो है वो जस्ट मेंटल इमेजेस से नहीं बल्कि सिंबल से बेटर तौर पर जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है, जॉन बिलीव आमना डैट आमना विल पास हर एग्ज़ाम, ठीक है। तो जॉन बिलीव, जॉन का यकीन है, किस बात पे यकीन है कि आमना पास कर लेगी। तो ये मतलब एक जो है वो सिंबल की तरह जो है वो ये जॉन एजेंट है, रिलेशन बिलीव बिलीव एक रिलेशन शो कर रहा है पास होने के साथ, ठीक है। बिलीव और पास का रिलेशन है। तो ये चीज़ें जो है वो हम सिंबल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि जस्ट हम जो है वो बोलें और दूसरे के दिमाग में उसका इमेज बन जाए। तो इस तरह से नहीं हम बेटर तौर पे जो है वो कंप्रीहेंड करवा सकते दूसरों को, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मेन थीम था। ये आप लोगों ने कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइंड लेवल्स मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन। अब लेवल्स मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस हैं। अब ये समझने के 3 स्टेप्स हैं जिसमें हम जो है वो स्पीच प्रोडक्शन करते हैं। लेवल्स मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इज़ वाइडली रिगार्डेड एज अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मॉडल है एंड इज स्ट्रक्चर अराउंड 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट इज़ द कंसेप्चुलाइज़र। सबसे पहले जो है वो कंसेप्चुलाइज़र, फिर फॉर्मूलेटर एंड देन आर्टिकुलेटर। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या है, तो ये हम मज़ीद समझते हैं। कंसेप्चुलाइज़र इज़ वेयर अ स्पीकर फॉर्मुलेट्स द मैसेज दे इंटेंड टू कम्युनिकेट। अब कंसेप्चुलाइज़र में ना बेसिकली हम करते हैं कि अगर हम जब हमने कुछ बोला होता है या कुछ कहना होता है ना, तो हम सबसे पहले जो है वो उसको सोचते हैं, अपनी इंटेंशन, अपने जो थॉट्स होते हैं ना उसको मतलब कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसको एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। Formulator, the message is translated into a linguistic structure. The components include grammatical encoding and phonological encoding, drawing on the mental lexicon. अब जो हमने सोचा होता है ना कि अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हमें प्यास लगी है, ठीक है, सबसे पहले हमें प्यास लगी है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो हमें क्या चाहिए, पानी का एक गिलास चाहिए। वो हम सोचते हैं पहले, बाद में हम जो है वो उसके लिए ग्रामेटिकल थी मतलब लिंग्विस्टिक एनकोडिंग करते हैं कि हमें ग्रामर यूज़ करते हैं कि ये हमें अभी पानी ला दो, मतलब इस तरह से। तो हम जो है वो वर्ड्स की जो है वो चॉइस करते हैं। तो ये हमारी जो है वो फॉर्मुलेशन स्टेज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर्टिकुलेटर। आर्टिकुलेटर में हम जो है वो अपने लिप्स से, अपने मतलब मुंह से जो है वो उसको बोलते हैं, उन वर्ड्स को अदा करते हैं। तो ये हमारी जो है वो आर्टिकुलेटर। अगर आपने हाथ से किसी को समझाया या मुंह से जो है वो बोल के कोई चीज़ जो है वो मतलब बताई, तो ये हमारी जो है वो आर्टिकुलेशन स्टेज पे आ जाती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेवल्स हम इन 3 स्टेजेस में जो है वो अपनी स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। तो an essential feature of Levels model is its feedback loop, allowing speakers to monitor their speech production through comprehension. This ensures that message aligns with their intent. ठीक हो गया। मतलब इसका यही है ना कि लेवल्स मॉडल में हम बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमें कहना क्या है, ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम जो कहते हैं ना, हम उससे पहले कंप्रीहेंड कर लेते हैं कि हमारा ये मकसद है, और फिर उसी के हिसाब से हम जो है वर्ड चॉइस करते हैं और अपने जो है वो आर्टिकुलेटर्स को यूज़ करके
वैसे जो है वो दूसरों को देते हैं। ठीक हो गया? तो डिफाइन लैंग्वेज कॉम्पिटेंस एंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो लेसन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, सॉरी क्वेश्चन है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस और लैंग्वेज परफॉर्मेंस के दरमियान डिफरेंस। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस क्या होती है? बेसिकली लैंग्वेज को रियल टाइम में यूज़ करना, मतलब ये परफॉर्मेंस में आ जाता है, बट उसकी जो कम्प्रीहेंशन होती है ना, उसको कम्प्रीहेंड करना, वो सारी चीज़ें हमारी लैंग्वेज कम्पिटेंस में आ जाती है। लैंग्वेज कम्पिटेंस रेफर्स टू अ स्पीकर्स अंडरलाइंग नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के रूल्स का नॉलेज रखना, ग्रामेटिकल रूल्स, सिंटैक्टिक रूल्स, सेमेंटिक रूल्स, फोनोलॉजिकल रूल्स। ठीक है, तो इन सब का नॉलेज रखना, ये हमारे जो है वो लैंग्वेज कम्पिटेंस। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस जो है वो कहीं बोला गया, तो आपको सबसे पहले, अगर लैंग्वेज कॉम्पिटेंस आपकी अच्छी होगी, तो आपको सबसे पहले उसे जो है वो कम्प्रीहेंड करना मतलब अच्छे से अगर कम्प्रीहेंड करेंगे, देन ही जो है वो उसको खुद यूज़ कर सकती हैं आप। ठीक है, उसका मीनिंग समझें, उसके कौन सी ग्रामर यूज़ है, ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में आ जाती है। लेकिन लैंग्वेज परफॉर्मेंस में जो है वो लैंग्वेज परफॉर्मेंस इज़ द एक्चुअल लैंग्वेज बिहेवियर अ स्पीकर प्रोड्यूसेस। ठीक है, जो लैंग्वेज हम खुद प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी लैंग्वेज परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, किसी सेंटेंस को सुन के या पढ़ के जो है उसको कम्प्रीहेंड करना, ये हमारी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस में आ जाता है। और जब हम उसी तरह के सेंटेंसेस खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज परफॉर्मेंस में आ जाता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द रियल वर्ल्ड application of language competence in speech which may involve डिसफ्लुएंसेस, इरेगुलरिटीज़। मतलब ऑब्वियसली रियल वर्ड जो रियल टाइम में हम जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, तो उसमें एरर्स भी आएंगी, उसमें इरेगुलरिटीज़ भी आएंगी, उसमें डिसफ्लुएंसेस भी आएंगी, मतलब हमारी फ्लुएंसी में भी जो है वो अप एंड डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लैंग्वेज परफॉर्मेंस में आती है। इसमें हमारे जो है वो काफ़ी सारे स्पीच एरर्स भी आ जाते हैं बोलते हुए। अक्सर हम जो है वो मतलब जब स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एरर्स जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 12, डिफाइन स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? बेसिकली स्कीमा जो होता है ना, ये किसी भी चीज़ का एक समझ लें कि एक स्ट्रक्चर आपने बनाया होता है अपने माइंड में, वो उस चीज़ का जो है वो स्कीमा होता है। स्कीमा और स्ट्रक्चर्स इन स्पेटिंग मेमोरी दैट आउटलाइन द जनरल एंड एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रिमेंबरिंग इन दिस कंसेप्ट इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड but a process where we retain the overall gist of an event and reconstruct specific details from this broader impression। अब स्कीमा में ना बेसिकली ये कहते हैं कि हम सेमेंटिक मेमोरी जो है ना उसको स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट को, किसी भी जगह की जो इन्फॉर्मेशन होती है या किसी भी मतलब चीज़ के अबाउट के, उसकी सेमेंटिक जो चीज़ें होती हैं ना, सेमेंटिक मीनिंग जो होते हैं, उसको हम पहले अपने ब्रेन में जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मतलब एक माइंड मैपिंग पहले से ही बना लेते हैं उस चीज़ की। Remembering this context is not a straightforward reproduction but a process where we retain the overall gist। मतलब ये नहीं होता कि हमने जो सोचा है वैसा ही उस context में हो, लेकिन हम उसका जो है ना एक ओवरऑल समझ लें कि एक स्नैपशॉट सा जो है वो अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो मैं एग्जांपल से भी आप लोगों को मज़ीद समझाती हूँ। इसमें स्टेप्स क्या आते हैं? एक्टिवेशन ऑफ एप्रोप्रायर स्कीमा इन्हांसिस कॉम्प्रीहेंशन एंड मेमोरी वेयर इंडिविजुअल्स। अब अच्छा, पहले हम एग्जांपल समझते हैं। स्कीमा में ना फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो रेस्टोरेंट की एग्जांपल ले लें। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है? जाते नहीं हैं, जैसे जैसे आप सोचते हैं कि हमने जाना है रेस्टोरेंट में, तो आपका ना अच्छा, अगर आप कहें किसी रेस्टोरेंट का नाम ले लेते हैं कि हम जो है वो इस रेस्टोरेंट में जाएँगे, तो आपके ब्रेन में ना एक माइंड मैपिंग हो जाती है कि वहाँ पे हम जाएँगे, हम ऑर्डर करेंगे, तो उनका मतलब ये वो हमें ऑर्डर से पहले ये सर्व करेंगे। मतलब एक जो है वो स्कीम आप अपने माइंड में जो है वो उसकी बना लेते हैं, वो ये सर्व करेंगे, फिर हमारा ऑर्डर आएगा, तो उसकी उनकी ये प्राइसिंग होगी। मतलब ये चीज़ें ना आपको उस रेस्टोरेंट के बारे में जितना सुना होगा उसके अकॉर्डिंग आप उससे का जो है वो एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया एक्टिवेशन ऑफ एप्रोप्रायर स्कीमा, जिसमें हम जो है वो उस जगह की कम्प्रीहेंशन करते हैं, मेमोरी को ज़रा जो है वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हमारी कम्प्रीहेंशन भी जो है वो ज़्यादा होती है और मेमोरी भी उस जगह के बारे में। वैन इंडिविजुअल लैक अ करस्पॉन्डिंग स्कीमा फॉर अनफोल्डिंग इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग बिकम्स चैलेंजिंग ड्यू टू डिफ़िकल्टी ग्रास्पिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। ठीक है, जब हमारी जो है वो मतलब करस्पॉन्डिंग किसी स्कीमा के अबाउट हमारी इंफॉर्मेशन कम होती है, तो हम जो है वो मतलब उसको स्कीम नहीं बना पाते, तो हमारी ऑब्वियसली हमें जो है वो चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमा स्पेसिफिक डिटेल्स अकर व्हेन रीडर्स इन्फ्लुएंस बाय द। अब ऑब्वियसली जब फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल एक कंटिन्यू की हुई है कि आपने एक रेस्टोरेंट के अबाउट स्कीमा बनाया। ठीक है, जब आप उस रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, जाने के बाद आपने वहाँ पे हर चीज़ देखी, ठीक है, आप उन्हें एक्सपीरियंस किया, उन्होंने
जो है वो जिस जैसा आपने सोचा था उससे हो सकता है उन्होंने कुछ और ज़्यादा आपको जो है वो पहली दफ़ा आने पे जो है वो दिया हो, मतलब सर्विंग की हो, मतलब उनका स्टाफ अच्छा हो, मतलब इस तरह से। तो फिर आपकी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कीमा, हमारा जो पहले स्कीमा बना था ना एक्टिवेशन ऑफ अप्रूवल, जिसमें हमने जो है वो एक स्कीम बनाई थी कि ये होगा वो होगा, तो रिकंस्ट्रक्शन में ना हमारी मतलब उसके अबाउट जो थिंकिंग होती है, हमारी जो स्कीम होती है ना उस रेस्टोरेंट के अबाउट, वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट होती है। मतलब हम फिर उसके लिए हमारा जो इमेज होता है उनका, वो हमारे ज़हन में उससे भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, ठीक है। अगर हमारा एक्सपीरियंस बुरा होगा तो हमारा जो स्कीमा होगा वो उस लिहाज में जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स अकर व्हेन रीडर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अप्रोप्रिएट टाइटल्स और कॉन्टेक्स्ट एम्फसाइज सर्टेन डिटेल्स ओवर अदर्स इन देयर रिकॉल। ठीक हो गया। तो जब हम किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस होते हैं किसी चीज़ों से, तो देन जो है ना वो हमारा स्कीमा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होता है। इन एसेंस स्कीमास आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग इंफॉर्मेशन बाय इनेबलिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डिटेल्स। ठीक हो गया। स्कीमा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनेबलिंग और प्रायोरिटाइजेशन के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन की ज़रूरी होता है, ठीक है। डिफाइन नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग। अब नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग क्या होती है? नैरेटिव डिस्कोर्स, नैरेटिव होता है कोई भी स्टोरी हो गई, फिल्म हो गई, ड्रामा हो गया, ठीक है। उस वो हमारा डिस्कोर्स है, उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, उसको हम समझते किस तरह से हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। नैरेटिव, अब ऑब्वियसली नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग है क्या? सबसे पहले कोई ना कोई स्टोरी, फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है या फिल्म है या कोई कोई भी चीज़ है, मूवी वगैरह है, तो उसमें जो है वो हम पहले समझते हैं उसकी एपिसोड्स को, कि किस तरह से जो है वो लोग, मतलब एक स्टार्ट हुए, फिर उसमें जो है वो इवेंट्स, मतलब करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स हैं, ये चीज़ें वो करते हैं, और फिर एक एंडिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग, सेटिंग और एंडिंग। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद फिर जो है वो हम उसमें कल्चर के हिसाब से जो है वो हम देखते हैं कि अच्छा ये हीरो को हर एक चीज़, हर एक कल्चर में जो है वो, मतलब कुछ चीज़ें सेम ही होती हैं, चाहे वो इंग्लिश की मूवी है चाहे उर्दू की, मतलब इस तरह से होता है ना कि एंडिंग, जैसे हम कहते हैं कि इसकी एंडिंग, तो इस एंडिंग में तो इसने इन्होंने जो है वो मिलना ही है। तो इसका क्या मतलब है कि हर कॉन्टेक्स्ट में ना स्टोरी सेम ही होती है, लेकिन करैक्टर उनकी जो है वो कैरेक्टराइजेशन और वो सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में आ जाता है हमारा। मेमोरी क्यूज़ में जो है वो, ये इसको हम पढ़ लेते हैं। नैरेटिव डिस्कोर्स प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ स्टोरीज़ बाय ऑर्गनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टिपिकल नैरेटिव पैटर्न्स। ठीक हो गया? इसमें हमने जो है वो स्ट्रक्चर और स्टोरीज़ के जो फ्लो है उसको नैरेटिव के पैटर्न्स की इन्फॉर्मेशन से जो है वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके हमने समझना होता है, ठीक है। दिस पैटर्न्स नोन एज स्टोरी ग्रामर सच एज स्कीमा इंसमेंटिंग मेमोरी आइडेंटिफाई। जब हम, जैसे हमने ऊपर बढ़ा कि स्कीमा, हम किसी न किसी चीज़ को समझने के लिए एक स्कीम बना लेते हैं, उसके अबाउट जो है वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है ना, हम उसके अकॉर्डिंग उसकी एक स्कीम बना लेते हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा। इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इस चीज़ को, और ये हम जो है वो एंड पे ये होगा, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एक नैरेटिव प्रोसेसिंग होगी। फिर जो है इसमें इन दिस मॉडल एपिसोड्स आर प्रोसेस्ड एज चंक्स विद रीडर्स स्टोरिंग एंड रिकॉलिंग की एस्पेक्ट्स लाइक बिगिनिंग अटेम्प्ट्स एंड आउटकम्स आर इजीली देन इंटरमीडिएट डिटेल्स। हमारे पास डिटेल्स नहीं होती, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि इसके स्टार्ट में ये होगा, इस स्टोरी के सेंटर में ये होगा, और एंडिंग इसकी, ऑब्वियसली एंडिंग तो सबकी अच्छी ही होगी, ठीक है। तो ये हमारी पहले से ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ शोज दैट सम नैरेटिव स्कीमास और यूनिवर्सल, कुछ नैरेटिव स्कीमास जो होते हैं ना वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हीरो को जो है वो लाइक एक लाइफ सेविंग मैन के शो तौर पे जो है वो शो किया जाता है कि ये वो सबको बचाता है, और एक विलन होता है, और एक हीरोइन होती है, मतलब इस तरह से ना। तो ये सारी चीज़ें हर कॉन्टेक्स्ट में सेम ही होती हैं। मेमोरी क्यूज एड इन चंकिंग स्टोरीज इनटू एपिसोड्स यूजिंग द एंड ऑफ ईच सेगमेंट एज अ प्रॉम्प्ट फॉर समराइजेशन। अब मेमोरी क्यूज़ में ना हम क्या करते हैं कि नैरेटिव प्रोसेसिंग में ना, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो मेमोरी क्यूज़ में एक एपिसोड्स में ना स्टोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि लाइक हर एक स्टोरी के एंड में ना कोई सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है। लाइक अगर एक एपिसोड है उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है, फिर उसके एंड पे ये वाला सस्पेंस क्रिएट करके सेकंड जो एपिसोड है वो वहाँ से स्टार्ट करनी है। तो ये सारे जो है ना चीज़ें मेमोरी क्यूज़ में आ जाती है, ठीक है। किस तरह से चंकिंग में जो है वो एपिसोड्स को डिवाइड करके जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। तो रिसर्च इन दिस हाइलाइट्स और रीडर्स ड्रॉ फ्रॉम स्टोर्ड नॉलेज टू कम्प्रीहेंड एंड समराइज नैरेटिव्स। अब इसमें जो रिसर्च है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि रीडर्स जो है वो किस तरह से स्टोर्ड नॉलेज को, इस तरह की स्टोरीज़ वगैरह को कम्प्रीहेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो ये सारी चीज़ें जो है नैरेटिव प्रोसेसिंग में आ जाती हैं। राइट नोट ऑन बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हमने जो है वो नोट राइट करना है। बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर। बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द मेन पॉइंट्स ऑफ अ पैसेज। किसी भी पैसेज के कोई आर्टिकल हो गया, कोई पैसेज होगा जो आप रीड करते हैं, तो उसको समराइज़ करना जो है वो हमारा एक मतलब उसको उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को और आइडेंटिफाई करना, देन उनको ऑर्गेनाइज करके समराइज़ करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स रीडर टू अंडरस्टैंड एंड समराइज essential propositions within a text, gradually reducing the overreaching स्कीमा एंड थीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ऑथर्स वर्क, ठीक है। उसकी ऑथर्स वर्क के जो है वो स्कीमा और थीमेटिक स्ट्रक्चर को बयान करना, उसको जो है वो रिड्यूस करना, डिकोड करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है वो ग्लोबल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। Building global structure में दिस अप्रोच ensures retention of critical information by focusing on broader thematic statements rather than just isolated details। अब इसमें जस्ट हम ये नहीं देखते कि एक सेंटेंस बोला, हमने उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें देख ली, उसकी जो है वो मतलब मीनिंग देख लिया, नो, हमने जस्ट उसका आइसोलेटेड डिटेल पे फोकस नहीं करना होता, बल्कि हमने थीमेटिक एक थीम बिल्ड करना होता है कि किस तरह से पूरी स्टोरी में ये चीज़ को, ये इस थीम को जो है वो इस थीम पे फोकस किया गया, किस तरह से किसी स्टोरी में किस चीज़ पे फोकस किया गया। मतलब ऑब्वियसली कोई स्टोरी आप पढ़ते हैं, ये शॉर्ट स्टोरी होगी या फिर आप जो है वो पोइम पढ़ते हैं, तो उसमें ये तो नहीं होता कि आपके सेंटेंसेस में ही उसका थीम बयान किया होता है, थीम हमें समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। इन अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अ गुड टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रक्चर इज़ टू राइट अ समरी ऑफ अ portion of text, selecting and generalizing specific proposition to larger thematic statements. This process is crucial for improved comprehension, retention, especially when comprehension activities align closely with anticipated performance assessments। अब इसमें बेसिकली हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी चीज़ की आप समरी लिखें, किसी टेक्स्ट की लिख रहे हैं, किसी आर्टिकल की लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम जो है वो उसको रीड करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उनको जो है वो जनरलाइज़, मतलब जो ये नहीं कि हम हर चीज़ को ए टू ज़ेड लिख देते हैं, नहीं। हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं, जो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट वाले रिलेशनशिप वाले जो है वो वर्ड्स होते हैं, कोई अगर किसी चीज़ पे फ़ोकस किया गया तो उसमें किस वजह से हुई, किस लिए हुई, मतलब वो सारी चीज़ें जो है वो हम उनको जनरलाइज़ करते हैं, मतलब उनको समझते हैं, स्पेसिफ़िक प्रोपोज़िशंस जो होती हैं। फिर उससे हम जो है एक थीम बिल्ड करते हैं कि अच्छा ये चीज़ इस पे इफ़ेक्ट कर रही है, ये इस तरह से हो रही है, ये इस तरह से हो रही है। मतलब पूरा जो है वो इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारी उसमें समझ के फिर हम जो है वो उसकी समरी अपनी वर्डिंग में राइट करते हैं। अच्छा अच्छा भाई इसमें ये कहा गया, इसमें ये चीज़ प्रोमिनेंट थी, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। इसमें हमारी इस तरह से इस प्रोसेस से हमारी जो कम्प्रीहेंशन होती है, हमारी रिटेंशन होती है, ऑब्वियसली हमारी कम्प्रीहेंशन इससे इम्प्रूव ही होनी है जब हमने इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिव इस वर्क में रहना है, इस इतना ज़्यादा इसमें इंगेज रह के उसको कम्प्रीहेंड करना है। और हम इस तरह से हमारी वोकैबुलरी में भी जो है वो मतलब इम्प्रूव होती है और कम्प्रीहेंशन भी इम्प्रूव होती है, और हम जो है वो इसको अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं कम्प्रीहेंशन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बिल्डिंग ग्लोबल स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 13, डिफाइन साइन लैंग्वेज। अब साइन लैंग्वेज क्या होती है? साइन लैंग्वेज इज़ डिफाइंड एज अ लैंग्वेज दैट एम्प्लॉयज अ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मैनुअल फेशियल एंड अदर बॉडी मूवमेंट्स एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। अब ना साइन लैंग्वेज बेसिकली उनके लिए होती है जो नहीं बोल पाते ना, जैसे गूंगे बहरे वगैरह जो गूंगे होते हैं, वो लाइक उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, वो अपनी लैंग्वेज में ही दूसरों को समझा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल सिस्टम है जिसमें हम जो है वो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। दिस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज कॉमनली यूज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग डेफ इंडिविजुअल्स और सिवियरली नॉन वर्बल पीपल ग्लोबली, ठीक है। इस तरह के लोग जो वर्बली मतलब बोलना पसंद ही नहीं करते, हूँ हाँ से ही जो है वो ज़्यादा मतलब रिप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए। और दूसरा जो है वो डेफ इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो बहरे होते हैं, उनके लिए इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। साइन लैंग्वेज पोजेसेस कंप्लीट linguistic system with syntax and semantics that allow signers to comprehend and produce अब इसमें अपने इनके जो है वो सिंटैक्स होती है, अपनी ग्रामर होती है और अपनी जो है वो मीनिंग होती है, ठीक है। अब हमारा कोई इशारों में जो है वो कोई हमें समझा रहा हो, तो हमें उसकी नहीं समझ आती इतनी जल्दी, जितनी जल्दी वो आपस में समझ लेते हैं। बहरे जो होते हैं ना, एक दूसरे को उनकी जल्दी समझ आ जाती है, उनकी अपनी जो है वो एक साइंस मतलब इनके अपने साइंस वगैरह होती हैं उस हिसाब से, ठीक है। साइन लैंग्वेज सिस्टम्स आर कैरेक्टराइज्ड इनटू टाइप्स सच एज दोज that represent spoken language structure and that exist independently of spoken language, ठीक हो गया।
तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंक्लूड साइंस फॉर वर्ड्स लाइक लव एक्सप्रेस बाय क्रॉसिंग आर्म्स ओवर द चेस्ट। अब ये देखिए अमेरिकन साइन लैंग्वेज में जो है वो हर एक चीज़ के लिए ना साइन लैंग्वेज में कोई ना कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, जो हम भी यूज़ करते हैं, बट हम साथ लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं उन सिंबल्स के साथ, ठीक है। तो जैसे ये कह रहे हैं कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज में जो है वो वर्ड्स के इन साइंस फॉर वर्ड्स लाइक लव, लव के लिए हम जो है वो आर्म्स को मतलब क्रॉस करके और चेस्ट पे रखते हैं, तो ये लव के लिए जो है वो शो किया जाता है, सिम्बलाइजिंग द कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली विदाउट नीडिंग ऑडिटरी एलिमेंट्स। इसके लिए हमें जो है वो कोई ऑडिटरी एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, सुनने की ज़रूरत नहीं होती, बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बस वो साइन के और दूसरे को समझ आ जाती है। ठीक हो गया। तो डिफाइन जेस्चर्स, अब जेस्चर्स क्या होते हैं? जेस्चर्स ऑफ हेयरिंग पीपल और साइंस बट डू नॉट फॉर्म अ लैंग्वेज। जेस्चर जो हैं वो साइंस होते हैं लेकिन ये लैंग्वेज नहीं बनाते, मतलब लैंग्वेज नहीं होती, जस्ट साइंस होती है। जैसे यूजिंग आर्म्स, हेड, टोर्सो, फेशियल गेस्चर्स, जेस्चर्स विद स्पीच, स्पीच के साथ भी हम हूँ, हाँ, हाँ, इस तरह से मतलब जो है वो हम जेस्चर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फेशियल जेस्चर्स में हमारी जो है वो जो हम इशारे वगैरह करते हैं वो आ जाते हैं। जैसे यूजिंग आर्म्स, हेड, हेड मतलब हाँ में हाँ सर हिलाना, ना में सर हिलाना, बाजू वगैरह हिलाना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जेस्चर्स में आ जाती हैं, लेकिन ये हमारी लैंग्वेज नहीं होती। लेकिन साइन लैंग्वेज में इसी तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ग्रामर किस तरह से ग्रिप करते हैं, तो ये हम समझेंगे। हेयर आर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, समराइज इन 5 पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट्स में जो है वो इसको समराइज किया गया है। डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। अब सबसे पहला पॉइंट है डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग में क्या होता है? चिल्ड्रन लर्न टू कंबाइन अ लिमिटेड सेट ऑफ साउंड्स टू क्रिएट अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अब चिल्ड्रन जो हैं वो छोटे छोटे साउंड से, छोटे छोटे ये समझ लें कि मॉर्फीम और फ़ोनीम्स को मिला के जो है ना वो वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटी-छोटी चीज़ों को जैसे बा, बा, वो पहले वो जब बा, बा, उसे उन्हें नहीं पता होता है कि ये क्या है, वो बस बा, बा मतलब मॉर्फीम्स जो है वो उनको यूज़ करके एक वर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे उनके मीनिंग भी उनको समझ में आ जाते हैं कि अच्छा जी, अच्छा मैं ये जब बोलता हूँ तो मेरे बाबा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब फादर को बुलाना है, ठीक है। तो इस तरह से वो मीनिंग को ऐसे समझने लग जाते हैं, तो ये होता है डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। मॉर्फोलॉजी नेक्स्ट है। मॉर्फोलॉजी में जो है वो इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। चिल्ड्रन यूज़ फ्री मॉर्फिम्स एंड बाउंड मॉर्फिम्स। इसमें वही आ जाता है कि मॉर्फोलॉजी में चिल्ड्रन जो है वो छोटे-छोटे मीनिंग्स लाइक जैसे फ्री, 2 तरह के मॉर्फिम्स यूज़ करते हैं। एक फ्री मॉर्फिम्स होती हैं जो इंडिपेंडेंट वर्ड्स होती हैं लाइक कैट, बैट, रैट, मम, मतलब इससे छोटे-छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना वो फ्री मॉर्फिम्स होती हैं। इनके साथ हमें जो है वो साथ चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बाउंड मॉर्फिम्स जो होती हैं वो किसी न किसी वर्ड के साथ आती हैं, जैसे एड, पेड, ईडी, टीडी, मतलब ये जो छोटी-छोटी मॉर्फिम्स होती हैं ये बाउंड मॉर्फिम्स होती हैं। जैसे कमिटेड, जो ईडी आया ना आगे, ये हमारी बाउंड मॉर्फिम है, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। तो मॉर्फोलॉजी में जो है वो चिल्ड्रन छोटे-छोटे मीनिंग को, छोटे-छोटे वर्ड्स को, मॉर्फीम्स को समझने की, उनकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेज स्ट्रक्चर। रेफर्स टू हाउ सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेजेस। चिल्ड्रन लर्न सिंटैक्टिक रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस। अब इसमें जो है वो स्ट्रक्चर को समझने लग जाते हैं। रेफर्स टू हाउ सेंटेंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्रेजेस, किस तरह से फ्रेजेस में छोटे छोटे सेंटेंसेस वो बोलने लग जाते हैं। गिव वाटर, मतलब इस तरह से ना, मतलब पानी दो, ये लो, ये इस छोटे छोटे जो है वो फ्रेजेस बोलने लग जाते हैं। इस तरह से उनकी जो ग्रामर है ना वो उनको करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो बनाने लग जाते हैं ग्रामेटिकली, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोडक्टिविटी, द एबिलिटी टू क्रिएट एंड अंडरस्टैंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉवल सेंटेंसेस शोकेसिंग चिल्ड्रंस कैपेसिटी टू यूज़ लैंग्वेज क्रिएटिवली। अब इसके बाद फिर वो जो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं, ठीक है, और क्रिएटिवली फिर उनको बड़ी बातें भी आने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें एक समझ लें कि एक सीक्वेंस में डेवलप होती है, एक साथ ही वो जो है वो पूरे वर्ड में या पूरे सेंटेंस पे नहीं चले जाते, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, चिल्ड्रन अक्वायर दिस कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपोजर इंटरेक्शन। अब उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती किस तरह से है? ओबियसली एक किस तरह से वो जस्ट एक छोटे से वर्ड से हाँ लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलने लग जाते हैं, फिर वो क्रिएटिवली बोलने लग जाते हैं कि अपने से ही बनाने लग जाते हैं ना चीज़ें।
तो जो उन्होंने सुना भी नहीं होता वो प्रीवियसली जो उनके पास मौजूद होता है नॉलेज उससे बनाने लग जाते हैं। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट उनकी जो होती है वो इंटरेक्शन से होती है, लोगों को सुन सुन के, लोगों को देख देख के, अपने इर्द गिर्द के लोगों को और एक्सपोजर से होती है, ठीक है। जो कि जिसके जो है वो रिजल्ट में वो कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या होती है? नोम चॉम्स्की ने जो है वो 1950s में ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को डेवलप किया था कि हमारा जो सेंटेंस होता है ना उसके दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डीप स्ट्रक्चर होता है और एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है। अब डीप स्ट्रक्चर क्या होता है और सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम समझेंगे। डीप स्ट्रक्चर जो होता है ना, लाइक सेंटेंस किस तरह से बना, किस तरह की वर्ड चॉइसेस हुई, सब्जेक्ट किस तरह का है, वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ हुई, सब्जेक्ट पहले आया या ऑब्जेक्ट पहले आया, तो ये सारी चीज़ें हमारी डीप स्ट्रक्चर में आती हैं। सरफेस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, सिर्फ ये होता है जो हमारे नज़र आ रहा है ना उसको कंप्रीहेंड करते हैं, ये एक्टिव में है, ये पैसिव में है, इसमें ये सेंटेंस जो है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, मतलब इसको हम समझते हैं सरफेस स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आप लोगों ने कर लेना है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर में बस यही उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसको आपने पढ़ लेना है और याद करना है। व्हाट इज़ अमेरिकन साइन लैंग्वेज? अमेरिकन साइन लैंग्वेज मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि ये जो डेफ लोग होते हैं ना उनके लिए, हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटीज़ के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई थी, ठीक है। इट हैज़ इट्स ओन ग्रामर सिंटैक्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंग्लिश। इंग्लिश से डिस्टिंक्ट, ऑब्वियसली इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उससे तो बिल्कुल ही जो है वो ये अलग होती है, ठीक है। कन्वेज मीनिंग थ्रू हैंड साइंस, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट्स। इसमें जो है वो मीनिंग अपने हैंड से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अमेरिकन साइन लैंग्वेज ओरिजिनेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ये आप लोगों का जो है वो एमसीक्यू होता है कि 19th सेंचुरी में ये ओरिजिनेट हुई थी। इन्फ्लुएंस बाय फ्रेंच साइन लैंग्वेज एंड रीजनल साइन लैंग्वेज। अब ये इन्फ्लुएंस किससे हुई थी? फ्रेंच की साइन लैंग्वेज से, ओरिजिनल जो मतलब नॉर्मली लोग करते थे ना यूज़ आपस में साइन वगैरह, उससे जो है वो इसमें जो है वो एडिशंस हुई थी। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कल्चरल आइडेंटिटी एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेफ कम्युनिटी एंड इज़ इंक्रीजली रिकॉग्नाइज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स। अब एजुकेशनल सेटिंग्स ऑब्वियसली डेफ जो कम्युनिटीज़ थी उनको कम्युनिकेट करने के लिए या उनको पढ़ाने के लिए भी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत थी। वो इस तरह से तो ना सुन सकते थे और फिर वो पढ़ भी नहीं सकते थे। तो अब तो जो चिल्ड्रंस हैं, डेफ जो पीपल होते हैं उनके लिए बाकायदा स्कूल्स भी हैं, मतलब हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ इसीलिए कि अमेरिकन साइन लैंग्वेज मौजूद है, इस लैंग्वेज से वो जो है वो चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेसन नंबर 14, एक्सप्लेन स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना। अब स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना क्या होता है? जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हमें स्पीच प्रोडक्शन जो है वो स्पीच प्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो ये सारे एरर्स यही हैं। सबसे पहला एरर है स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना। द स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना कॉमनली नोन एज स्पीच एरर रेफर्स टू अ डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड utterance इन स्पोकन लैंग्वेज। अक्सर हम बोलते हुए जो हम बोलना चाहते हैं, मतलब जो हम हमारा मकसद होता है बोलने का, उससे हमारी जो स्पीच है ना, बोलते हुए अक्सर हमारे वर्ड्स जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्पीच एरर है, इसे स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना कहते हैं। दीज एरर्स कैन अकर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। ये अक्सर तो हम जो है वो मतलब फुल कॉन्शियसली हम जो है वो बोल रहे होते हैं, लेकिन एकदम जो है वो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ये अनकॉन्शियसली होता है, मतलब सोच हम कुछ रहे होते हैं और बोल कुछ हो रहे होते हैं, तो तब भी जो है वो ये फिनोमिना अकर होता है, ठीक है। दे ऑफन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड साउंड विद इन एन अटरेंस, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना, साउंड एरर्स। इसमें जो है वो सबसे पहला टाइप है साउंड एरर। व्हेन साउंड्स फ्रॉम नियर बाय वर्ड्स आर एक्सचेंज। जब हमारे वर्ड्स के साउंड्स एक्सचेंज हो जाते हैं। सेइंग यू हैव टेस्टेड द होल वर्म इंस्टेड ऑफ यू हैव टेस्टेड द होल टर्म। अब हम टर्म की बजाय हम जो है वो टर्म की जगह वर्म, अक्सर होल के साथ, हम होल के साथ ही जब हम फ़ौरन से जो है वो ऐसे बोल रहे होते हैं ना, तो एकदम वर्म की जगह, टर्म की जगह पे वर्म आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो साउंड एरर में आ जाती हैं। मॉर्फीम एरर क्या होता है? व्हेन द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट्स इन अ वर्ड आर स्विच। जब कुछ जो है वो अक्सर बोलते हुए हम इर्रेगुलर की जगह अनरेगुलर बोल दें, या इनकम्प्लीट की जगह अनकम्प्लीट बोल दें, मतलब हमें जो है वो उसकी समझ, ये हम जो है वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इरेगुलर आना है या अनरेगुलर आना है, कौन सी बाउंड मॉर्फीम इसके साथ यूज़ होगी। तो जब हम मॉर्फीम्स में डिफरेंस नहीं ना सब पता होता, तो फिर हम जो है वो ये चीज़ें गलत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी स्पीच एरर की जो है वो स्लिप ऑफ द टंग फिनोमेना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये इसकी डिफ़ाइन भी आ जाती होती है। डिफ़ाइन आ जाए तो आप लोगों ने ये देनी है और साथ इसकी एक दो एग्जांपल दे देनी है, ठीक है।
अगर आपकी इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएँ तो फिर ये वाली आप लोगों ने तो करैक्टरिस्टिक्स लिख देनी है। स्लीप ऑफ द टंग फिनोमेना आर कॉमन एंड कैन हैपन टू एनीवन, ऑफन अकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन स्पीकर इज़ नर्वस, टायर्ड, एनेक्सियस एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस लाइक कुछ जो है वो अल्कोहल वगैरह। तो जब ये तब होता है जब स्पीकर जो है वो नर्वस हो, लाइक स्पीच कर रहा है, तो उसे नर्वसनेस से जो है वो उसके मुंह से वो वर्ड्स ही अदा नहीं हो रहे होते जो वो करना चाहता है, ठीक है। टायर्ड हो या नेक्सियस हो, तो ये सारी चीज़ें इस इन सब के रिजल्ट में जो है वो स्लिप ऑफ द टंग फिनोमेना जो है वो अकर हो रहा होता है, ठीक है। दीज एरर्स रिफ्लेक्ट, अच्छा ये तब भी हो रहा होता है जब टाइम कम हो, जैसे अभी मैं जो है वो जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो बहुत सारी स्लिप ऑफ द टंग फिनोमेना मेरे जो है वो इधर लेक्चर में भी हुए होंगे, आप लोगों ने नोट किए होंगे, ठीक है। दीज एरर्स रिफ्लेक्ट complexity of language processing and often happen below the level of conscious awareness. For example, a person might accidentally say I have to hurry to the car instead of I have to hurry to the bar. अब वो मतलब ये उसने उन्होंने यही कहा है ना कि अक्सर हर दफ़ा ये कॉन्शियस नहीं होता, अक्सर हम अनकॉन्शियसली भी जल्दी में जो है वो कोई चीज़ बोल जाते हैं, लाइक लाइक आई हैव टू हरी टू द बार, ठीक है। तो वो हरी की जगह उसने जो है वो कार की बार की जगह कार बोल दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना में अक्कर होती हैं, जिसमें हमारा फोकस नहीं होता स्पीच पे, जस्ट हमारा जो फोकस होता है ना वो अपने काम पे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लेसन नंबर 15, सीरियल मॉडल्स ऑफ लिंग्विस्टिक प्लानिंग। अब सीरियल मॉडल हमने प्रीवियस पे डिस्कस किया था कि सीरियल मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो लैंग्वेज प्रोडक्शन होती है, स्पीच प्रोडक्शन होती है, वो स्टेप्स में हो रही होती है, सीक्वेंस में हो रही होती है। सीरियल मॉडल्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन प्रेजेंट्स द प्रोसेस एज अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेजेस और मॉड्यूल्स विद अर्लियर स्टेजेस कंप्राइजिंग ऑफ लार्जर यूनिट्स एंड लेटर स्टेजेस कंप्राइजिंग ऑफ द स्मॉलर यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक हो गया। अब इसमें जो है वो सबसे पहले हमारी प्रोसेसिंग इस तरह से होती है कि सबसे पहले हम सेंटेंसेस को समझते हैं, फिर फ्रेजेस को, फिर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं सेंटेंसेस, फ्रेजेस, फिर उनकी फ़ोनीम समझते हैं, मॉर्फीम्स, और फिर सिलेबल्स, एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं, और फिर उनकी जो है वो कंप्लीट मीनिंग समझते हैं। तो ये होती हो गई सीरियल मॉडल जो है वो लिंग्विस्टिक प्रोसेसिंग, ठीक है। इसमें सीरीज़ में चीज़ें समझते हैं, एक साथ हम सारी चीज़ें जो है वो नहीं समझते। डिफाइन एडिटिंग प्रोसेस जो है ऑब्वियसली एडिटिंग प्रोसेस नेम से ही आपको समझ आ रही है कि इसमें चीज़ों को ट्रेंस को या वर्ड्स को एडिट करना ही है। द एडिटिंग प्रोसेस इंटरवेनिंग बिटवीन द प्लानिंग ऑफ अ ट्रेंस एंड आर्टिकुलेशन, इसमें हमारी जो प्लानिंग हमने की होती है ट्रेंस के लिए और फिर जो हम आर्टिकुलेट करते हैं, तो ये सारा इनके दरमियान जो है ना कनेक्शन जो है वो एडिटिंग प्रोसेस में आता है। इंक्लूड सेल्फ मॉनिटरिंग एंड करेक्शंस टू इंश्योर लिंग्विस्टिक एंड सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। हम अपनी बोली की utterance या अपनी लिखी हुई जो है वो चीज़ को पढ़ते हैं, मतलब उसको एडिट करते हैं ताकि लोगों तक जो है वो क्लियरली पहुँचे, ठीक है, उनको समझ आए। इट इन्वॉल्व्स डिटेक्टिंग एरर्स, इंटरप्रेटिंग स्पीच एंड मेकिंग इमीडिएट करेक्शंस। इसमें ओबियसली अपने एरर को निकालना और फिर उसको जो है वो ठीक करना, ठीक है, इमीडिएटली करेक्शन करना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स रिफाइन स्पीच एंड अवॉइड एम्बिग्विटीज। इसमें जो भी हमारी जो है वो अनक्लियर होती है इन्फॉर्मेशन, उसको क्लियर करने के लिए जो है वो हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। These editing operations might provide a last check to determine whether the planned utterance is linguistically or socially acceptable. Obviously ये इसलिए हम करते हैं ना कि हमारी जो जो भी हमने एड्रेस बोली है, जो भी हमने चीज़ बोली है, वो लिंग्विस्टिकली और सोशली, ये नहीं है कि जस्ट ग्रामेटिकली ठीक हो, सोशली भी ठीक हो। जिस सोसाइटी में हम बोल रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, उसके हिसाब से भी जो है वो फिट बैठनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडिटिंग प्रोसेस में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन फ्रूट्स व्यूज़ ऑफ स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना। अब फ्रूट्स के व्यू क्या थे स्लिप ऑफ द टंग जो है वो फिनोमिना पे। फ्रूट डिस्क्राइब द स्लिप ऑफ द टंग एज पैराब्रेक्सिस। अब अच्छा ये आप लोगों का MCQ आता होता है कि फ्रूट ने जो है वो स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना को दूसरा नाम क्या दिया था, पैराब्रेक्सिस, ठीक है। एज एन एरर इन स्पीच मेमोरी और एक्शन काज बाय अनकॉन्शियस थॉट्स। इसने कहा था कि जो एरर हमारी स्पीच में या हमारी याददाश्त में, मतलब बोलते हुए ना, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं तो हम अक्सर कहते हैं ओए होए हमारी ज़ुबान पे चढ़ रहा है लफ्ज़, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा ये लफ्ज़ है क्या, ये नाम क्या था। ये मेमोरी की जो है ना वो एरर्स होते हैं, ठीक है। और एक्शन काज बाय अनकॉन्शियस थॉट्स, ये हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स और विशेज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है वो काज होते हैं। फॉर सच एरर्स ऑफन रिवील रिप्रेस्ड डिज़ायर्स और हिडन मोटिव्स, ठीक है। इस तरह के एरर्स जो हैं वो हमारी जब हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो हमारी विशेस होती हैं,
या हम जो है वो मेंटली जब ठीक मतलब जो है वो प्रॉपर जो है वो नॉर्मल नहीं होते, तब इस तरह की जो है वो चीज़ें अक्कर होती हैं, ठीक है। हमारी डिज़ायर्स जो है वो रिप्रेस रह जाती हैं, तो हिडन मोटिव्स होते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते, तो मतलब इस तरह की चीज़ों के रिज़ल्ट में ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन इंटेंडेड टू से आई एम ग्लैड टू मीट यू माइट एक्सीडेंटली से आई एम मैड टू मीट यू। मतलब देखिए ना, आई एम ग्लैड टू, वो इतना ज़्यादा पुरजोश था कि उसने उसके मुँह से मैड टू मीट यू ये भी गलत नहीं है, आई एम ग्लैड टू मीट यू ये भी, मतलब दोनों रिलेट हैं। लेकिन उसके जो माइंड में था ना, कि वो इतना पुरजोश था कि उसमें ग्लैड की जगह मैड जो है वो निकल गया, ठीक है, इतना ज़्यादा पुरजोश था। तो ये हमारे हिडन डिज़ायर्स हैं, हिडन मोटिव्स हैं हमारे। फ्रूड वुड इंटरप्रेट जो हम मतलब वर्ड्स के पीछे हमारी जो हम फ़ील उससे ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते वर्ड की चॉइस जो है वो ज़रा कम, मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो वर्ड की चॉइस करते हैं। Freud would interpret this as a revealing or a subconscious frustration or anger towards the person being addressed। ठीक है, इन सब चीज़ों के रिजल्ट में जो है वो इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। व्हाट इज़ पैरेलल मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक प्लानिंग। अब ऊपर हमने सीरियल मॉडल पढ़ा था, इसमें हम जो है वो पैरेलल मॉडल पढ़ेंगे। पैरेलल मॉडल ऑफ लिंग्विस्टिक प्लानिंग suggests that multiple components of language processing such as semantics, syntax, morphology, phonology ऑपरेट साइमल्टेनियसली रेदर देन सीक्वेंशली। उसमें सीक्वेंशली भी हो रहा था, पहले हम जो है वो सेंटेंस लेवल को, फिर ऊपर से नीचे मतलब सेंटेंस लेवल, फिर उसकी ग्रामेटिकल लेवल, फिर मॉर्फोलॉजी, फिर मॉर्फीम्स, फोनीम्स, इस तरह से हम आ रहे थे। इसमें एक साथ हम जो है वो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं और साथ साथ उनके मीनिंग समझ रहे होते हैं, ठीक है। दिस मॉडल पोसेस दैट डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन इंटरेक्ट डायनामिकली विद फीडबैक लूप्स इनेबलिंग एडजस्टमेंट्स बिफोर आर्टिकुलेशन। ऑब्वियसली इसमें जो है वो हम आर्टिकुलेट करने से पहले ही जो है ना अपने सेंटेंस को, अपनी मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको एक लुकआउट देते हैं, लुक देते हैं कि हम जो है वो इसको समझ लें, एडिटिंग कर लें उसकी, देन जो है वो हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, वाइल प्लानिंग टू से द कैट चेज द माउस द स्पीकर माइट एक्टिवेट द वर्ड कैट चेज्ड माउस एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक है। पहले हम जो है वो हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल में, जैसे हमने ऊपर लेवल्स मॉडल पढ़ा था, तो उसमें जो है वो इसके स्टेजेस थे ना, कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम जो है वो देखते हैं कि अच्छा कैट है, चेज्ड है, माउस है, फिर हम जो है वो उसको उसके बाद हमने जो है उसको उसके मतलब एडिटिंग करनी होती है कि अच्छा ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फोनोलॉजिकल फॉर्म द वर्ड्स आर प्रिपेयर्ड कि इसको हम जो है वो कैट को बोलेंगे किस तरह से, चेज्ड इस तरह से बोलेंगे, मतलब इससे एडजस्टमेंट्स आर मेड इफ़ एरर्स आर और मिस मैचेज आर डिटेक्टेड। फिर हम जो है वो अगर कोई एरर आ जाए या कोई मतलब हमें समझ ना आ रही हो, तो फिर हम जो है वो उसको एडजस्ट करते हैं अपनी स्पीच में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पैरेलल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में करते हैं, और ये एक साथ हो रही होती है, ये नहीं कि पहले उसको किया फिर उसको किया। तो नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द रोल ऑफ एग्रीमेंट इन लिंग्विस्टिक प्लानिंग। अब लिंग्विस्टिक प्लानिंग करते हुए एग्रीमेंट का क्या रोल है हमारी लैंग्वेज की प्लानिंग करते हुए। तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट जो है, द रोल ऑफ एग्रीमेंट इन लिंग्विस्टिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स एंश्योरिंग दैट सेंटेंस एलिमेंट्स सच एज सब्जेक्ट वर्ब प्रोनाउन। ऑब्वियसली हम जो भी सेंटेंस बोले ना, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर हम जो प्रोनाउन बोलते हैं उन सब का आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट रूल्स आर बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल फीचर्स लाइक नंबर, जेंडर एंड पर्सन। अब जैसे हम जो है वो अगर हम बोलें दीज का यूज़ करें, तो आगे फिर जो है वो देयर, इस तरह से अगर शी का यूज़ करें तो हमारे पूरे सेंटेंस में फिर जहाँ जहाँ वो का वर्ड यूज़ होगा ना, वहाँ पे शी के लिहाज से हम हर यूज़ करेंगे। अगर ही का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट में, तो हम फिर उस लिहाज से जो है वो पूरे सेंटेंस में हिम, हिज, इस तरह से यूज़, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस अगर हमने बोला है शी इज़, तो फिर हम उसी लिहाज से जो है वो चीज़ें मतलब उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जेंडर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से अगर एक चीज़ का ज़िक्र करें, तो पूरे पैराग्राफ में फिर वहाँ जहाँ जहाँ वो चीज़ यूज़ होगी उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब इस तरह से जो है वो चीज़ों को पूरे के पूरे जो चीज़ें होती हैं उनको आपस में एग्री करना, एग्रीमेंट उनका जो है वो क्लियर करना, ये होता है हमारा रोल ऑफ एग्रीमेंट लिंग्विस्टिक लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड इंग्लिश आई एम करेक्ट वर्सेस आई इज़। अब आई एम, आई के साथ कौन सा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, एम, हम इज़ तो लगा ही नहीं सकते, तो इज़ इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये रोल ऑफ एग्रीमेंट है, ठीक है। हेयर द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब को एग्री के साथ मस्ट एग्री होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी इन एग्रीमेंट सेंटेंसेस लाइक द रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फायर्स वर एक्यूरेट। अब देखिए, द रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फायर्स, अब पढ़ने वाला जो है या बोलने वाला ये समझेगा
कि जो हम वर या वाज़ या वर्ड लगा रहे हैं ना, वाज़ या वर, वो हम फायर्स के हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन हम फायर्स के हिसाब से नहीं, हमने रिपोर्ट के हिसाब से लगाना है। द रिपोर्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फायर्स की रिपोर्ट, यहाँ पे वाज़ आना था, वाज़ एक्यूरेट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे होता है एग्रीमेंट का रोल हमारे सेंटेंस में। पोस्ट चैलेंजेस एर इंटरव्यूइंग मटेरियल कैन लीड टू एरर्स इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक हो गया, ज़्यादा सारा जब मटेरियल आ जाता है ना, तो हमारे सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है उसमें एरर आ जाता है। तो चलें जी, ये था आप लोगों का लेसन नंबर 11 टू 15। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये लेसन आप लोगों के लिए इजी लग रहा होगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।